हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और उसी में कल यानी कि कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग ने उसके सारे लॉज को कंप्लीट कर लिया। ठीक है कि नहीं। जो आखिरी 2 लॉज बाकी थे वो लॉ हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट किया और कल के ही लेक्चर में इनफैक्ट हमने ये सारे लॉज का एक इजी टेबल बनाया जिसके अंदर हमने सारे डिटेल्स लिखे। यानी कि हमने प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, उनमें से कौन से फैक्टर वेरिएबल है, कौन से फैक्टर कांस्टेंट है, उनके बारे में लिखा हमने। फिर हमने इन्हीं लॉज के इक्वेशन के बारे में लिखा और इनमें जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा होता है वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया। अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली इसके रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल से वो करना है एंड हमें आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमें कितनी चीजें पढ़नी है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है जिसको बेसिकली अपने टेक्स्ट बुक के अंदर प्रॉब्लम क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5.1 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कोई भी न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने की एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, याद रखना कि अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल है तो उसको सॉल्व करने का बेस्ट टेक्निक ये है कि आप उसको रीड करते जाओ और जो भी डेटा है उसको लिखते जाओ, यानी कि नोट करते जाओ। अब आपने डेटा को लिख दिया, अब उसमें आपको ये चेक करना है कि भाई उनमें से कौन से टर्म को हमें फाइंड करना है। ठीक है, और फिर उसमें से फॉर्मूला बनाओ और जो भी टर्म को हमें फाइंड करना है, वैल्यू को फाइंड करना है, उसको सब्जेक्ट बना दो और काम खत्म। समझेंगे नहीं? यानी कि सबसे बेस्ट वे ये है नोट्स बनाते जाओ, उसके डिटेल को लिखते जाओ। चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5.1। अ बलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। एक बलून है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को भरा हुआ है, लेकिन वहां पर टेम्परेचर क्या बोला है? तो रूम टेम्परेचर है। इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार। अगर प्रेशर 0.2 बार हो गया, अब देखो यहां पर एक चीज स्पेसिफाई की है कि भाई एक बलून जो है, ठीक है, वी आर हैविंग अ बलून। देखो बेसिकली टेक्स्ट बुक में इतना ज्यादा न्यूमेरिकल का एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, पर मैं आपको सिखाऊंगा। मान लो कि भाई ये हमारे पास बलून है और अभी एक्चुअल में जो कंडीशन हमने एक थ्रेड से इसको नोट किया है। अब अंदर बेसिकली क्या भरा हुआ है? तो अंदर भरा हुआ है दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो ऑब्वियस है कि भाई यहां पर पूरे में हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बोला है कि भाई रूम टेम्परेचर पे है, मतलब कि वो जो कंडीशन होगी वहां पर प्रेशर जो होगा दैट वुड बी 1 बार, क्योंकि वो इनिशियल कंडीशन है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे है, बराबर कि नहीं? तो उसका प्रेशर बनेगा 1 बार। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब उसके प्रेशर को एक्सीड करवा रहे हैं 0.2 बार तक। तो वो क्या होगा? वो फूट जाएगा, बर्स्ट होगा। इफ अ 1 बार प्रेशर ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर। अब देखो यहां पर बताया भी है कि जब ये गैस का प्रेशर 1 बार होता है तो उसका जो वॉल्यूम है V1 वो होता है 2.27 लीटर्स। तो हमें फाइंड करना है कि जब इसका प्रेशर 0.2 हो जाएगा, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून बी एक्सपांडेड। ठीक है, तो कितने वॉल्यूम तक उसको एक्सपांड हो पाएगा और फिर वो बर्स्ट होगा। यानी कि क्या होगा? आप जैसे जैसे यहां पर प्रेशर में चेंज लाओगे तो बलून में क्या होगा? एक्सपांशन होगा। समझेगे नहीं? तो बलून में धीरे धीरे एक्सपांशन हो रहा है, तो कितने वॉल्यूम तक वो एक्सपांड होता जाएगा और फिर उस हद के बाद आप थोड़ा सा भी
वॉल्यूम बढ़ाओगे तो बलून जो है वो बस्ट हो जाएगा। तो हमें ये फाइंड करना है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, यहां पर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन किया है ना, यहां पर टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखा गया है, बराबर है क्या नहीं? क्योंकि ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है वो रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। अब यहां पर हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, हम यहाँ पर जो कुछ भी चीजें कर रहे हैं उसको हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं, बस मोल्स भी कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। तो हम बेसिकली इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो वो रिलेशन किन्होंने दिया था? वो बॉयल्स ने दिया था। प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन था वो बॉयल्स ने दिया था। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं के रिलेटेड न्यूमेरिकल को, फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करेंगे। अब इसका डेरिवेशन जब हमने किया था तब मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, दैट इज P1V1 इक्वल टू P2V2। आप याद करें तब मैंने P1V1 इक्वल टू K लिखा था एंड P2V2 इक्वल टू K लिखा था। तो क्योंकि दोनों की वैल्यू K है, कांस्टेंट है वैल्यू, तो हमने दोनों को क्या किया, कंपेयर कर लिया था। अब हमें यहाँ पर ये मिल गया है। अब हमें ये चेक करना है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया न्यूमेरिकल के लिए, कि पहले हम लोग डेटा को लिखते हैं, फॉर्मूला को बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, तो अब हम जिस डेटा को फाइंड करना है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पर हम V2 जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। वी विल मेक V2 एज अ सब्जेक्ट। तो जरा ध्यान से देखना, तो P1 V1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 आएगा। ये नीचे आ गया कि नहीं? और ये हमें फॉर्मूला मिल गया और यही फॉर्मूला से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखो जैसे कि ये V2 है, पहले P1 की वैल्यू देखो तो वो 1 बार है, मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू कितनी है, 2.27 लीटर्स है, डिवाइड बाय P2 की वैल्यू कितनी है, 0.2 बार है। अब यहां पर बच्चों जरा ध्यान से देखना कि ये बार बार यूनिट जो है वो कट हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। बोर्ड के अंदर कैलकुलेटर अलाउड है, जेई और नीट के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो इसका आंसर आता है दैट इज 11.35 लीटर्स। V2 का वैल्यू क्या आएगा, 11.35 लीटर्स आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 11.35 लीटर्स इसका आंसर आएगा। ये हमारा प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5.1 है। क्या है ये, प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5.1 है। अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो है प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5.2। अब आपने अगर ध्यान से नोटिस किया होगा मेरे इस आगे जो मैंने न्यूमेरिकल करवाया, तो आपने ये बात को तो नोटिस किया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं शांति से क्वेश्चन को पढ़ता हूं, और जहां पर भी कोई भी डेटा आता है तो उसको मैं लिखता हूं। मतलब कि मैं रीड करना स्टॉप करता हूं, डेटा लिखता हूं, फिर मैं आगे रीड करता हूं, डेटा आया, स्टॉप किया, लिखा, फिर आगे गए, बराबर के नहीं। और हमने इस तरह से पूरे डेटा को लिखा, फिर हमने ये चेक किया कि भाई क्या फाइंड करना है, फिर फॉर्मूला बनाया, फिर जो फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बनाया, एंड फिर वैल्यूज को रखा। एकदम इजी वे है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद जो है, ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस। यस, हमें यहां पर टेम्परेचर दिया है। सबसे पहले देखो डेटा आया, तो टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू कितना दिया है, तो 23.4 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, बराबर। हाँ, फिर अ बलून इज फिल्ड विथ 2 लीटर एयर। अब ऐसे कंडीशन में वहां पर एयर कितना है, तो 2 लीटर्स बताया है। तो डेटा पर पढ़ो आगे, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून व्हेन द शिप रीचेस इंडियन ओशन वेयर द टेम्परेचर इज 26.1। अब यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया है, 26.1 डिग्री सेल्सियस है। अरे बच्चों जरा ध्यान से देखो, पे अटेंशन हियर। एक शिप है और वो कहां पर है अभी, तो वो है पैसिफिक ओशन में। अब पैसिफिक ओशन के अंदर टेम्परेचर कितना है, तो 23.4 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पर उसका वॉल्यूम कितना था, 2 लीटर्स था।
अब वो धीरे धीरे करते 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 इंडियन ओशन में आया और वहां पर टेम्परेचर कितना हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, यानी कि 26.1 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो जब वो इंडियन ओशन में आता है वो शिप, और उसके अंदर जो बल्ब है, आई मीन वहां पर जो बलून है उसका प्रेशर वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहली बात आप याद रखना कि केमिस्ट्री के अंदर आप जब भी टेम्परेचर को लिखते हो तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में नहीं रखते हैं, और अगर हमें वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिए भी है तो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, हम लोग उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो आगे जाते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस 273 को ऐड कर लेंगे, तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा 296.4 केल्विन आ जाएगा। ठीक है ना? देखो मैंने 273.15 नहीं लिखा, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप लोग वहां पर टेम्परेचर को केल्विन में कर रहे हो, लेकिन 0.15 यानी कि ये 15 वाला जो है वैल्यू उसको निगलेक्ट किया, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली तो सेम ही होता है। फिर वॉल्यूम को लीटर में दिया है तो बदलने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम लोग 273 से ऐड करेंगे तो ये आएगा 299.1 केल्विन। ये आ गया? क्लियर है? हाँ। अब यहां पर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का रिलेशन लिया है, तो अब खुद से याद करिए कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का रिलेशन जो था वो कहां पर था, कौन से लॉ में था, खुद से याद करिए। आप कमेंट में लिखो, चलो वहां पर लेक्चर देख रहे हो ना, तो कमेंट्स में लिखो, वहां पर मैं देखता हूं, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आप खुद से सोचो कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का रिलेशन कहां पर था। ये आगे का रिलेशन तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, बट वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का रिलेशन कहां पर था, लिखा कि नहीं आपने चैट में, वहां पर कमेंट्स में। मैं लेक्चर जब अपलोड हो जाएगा फिर उसके 4-5 दिन बाद चेक करूंगा वहां पर कमेंट, तो मुझे पता तो चले कि भाई लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। हाँ, आई होप कि आप लोग ने सही आंसर लिखा होगा। वैसे ये जो रिलेशन है वो है चार्ल्स लॉ, बराबर क्या नहीं? यहां पर वो चार्ल्स लॉ के रूल को ओबे करेगा, और वो क्या था कि भाई उनका ये कहना था कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम घटेगा, यानी कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां पर प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स थे। ठीक है, आगे जाते हैं। हाँ, तो यहां पर फॉर्मूला आएगा V1/T1 इक्वल टू V2/T2 आएगा। अब ऑब्वियस है कि भाई जिसको फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या आएगा, V2 इक्वल टू V1 इंटू T2 डिवाइड बाई T1। अब बताओ क्या आएगा, V1 क्या है, 2 लीटर से, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना दिया है, T2 का टेम्परेचर देखना तो 299.1 केल्विन दिया है, डिवाइड बाय T1 का टेम्परेचर कितना है, यानी कि पैसिफिक ओशन में 296.4 केल्विन था। अब आप ध्यान से देखो, जो भी यूनिट कट ऑफ होते हैं तो कट कर लेने के, तो ये केल्विन ऊपर है और नीचे भी है तो कट ऑफ हो गए बच्चों। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, खुद से सोचो। आप अगर सोचना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है खुद से, तो कैल्सी कर लो यार, क्या चिंता है, अलाउड है ही कैल्सी। तो आंसर यहां पर आएगा दैट इज 2.08 लीटर, 2.018 लीटर्स आएगा। ये करेक्ट आंसर मिला हमें। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्वेश्चन 5.1 एंड 5.2 दोनों खत्म हुए हैं। हमने जितनी थियरी पढ़ी है वहां तक में हमारे पास यही दो न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास है, दैट इज इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारे पास है, एक सेकेंड, आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन करेंगे, लेकिन मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, आप इसको रीड कर लो या नोट डाउन कर लो। चलो 30 सेकेंड्स टू गो। देखो फॉर्मूलाज आपको क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, फॉर्मूलाज पर मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो चैप्टर नंबर 1 में न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स थे,
चैप्टर 2 में डेरिवेशन से डेरिवेशंस थे, चैप्टर 3 में ग्राफ एंड थियरी थी, चैप्टर 4 में डायग्राम ही डायग्राम थे, और चैप्टर 5 में लॉज ही लॉज। हाँ, क्लियर है? चलो आगे जाते हैं। अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन करेंगे। ठीक है, हमारा वैसे देखने जाए तो 60% जितना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही हम आइडियल गैस इक्वेशन कर लेंगे, और उसके बाद उसके ही रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ठीक है, अब मैक्स टू मैक्स मुझे चाहिए 5 वीडियो लेक्चर्स और ये भी चैप्टर खत्म, और उसके तुरंत बाद हम लोग शुरू कर देंगे दैट इज थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, 5 से 6 वीडियो लेक्चर की जरूरत है, और फिर हम लोग शुरू करेंगे थर्मोडायनामिक्स। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर शुरू होने जा रहा है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। अब आगे आने वाले 2 साल आपको ये इक्वेशन बहुत ही काम आएगा, तो इसका पूरा डेरिवेशन मैं करूंगा, आप लोग ध्यान से देखना सुनना। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है बच्चों? आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली यहां पर द 3 लॉज विच वी हैव लर्न टिल नाउ कैन बी कंबाइंड टुगेदर इन अ सिंगल इक्वेशन विच इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। अब बेसिकली हमने जो 3 लॉ पढ़े हैं, हम लोग गेली-सेक्स लॉ को बाजू में रखते हैं, और हम 3 लॉ को कंबाइन करेंगे तो उससे जो इक्वेशन बन के आएगा उसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलेंगे। The 3 laws which we studied until now, if their equations are combined, अगर उनके इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया, then the equation obtained is called ideal gas equation। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो इक्वेशन है, ये जो डेरिवेशन है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बेसिकली यहां पर हमने जो 3 लॉज लिए हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे था एंड मोल्स पे था, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स, तो वो क्या था? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। ओके, देन अब ये तो बॉयल्स लॉ हुआ जो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स पे था। फिर नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो क्या आएगा? V is इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स आएगा, ये प्रेशर एंड मोल्स आएगा। सॉरी बच्चों, ये है कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स। क्या आएगा? ये कांस्टेंट प्रेशर पे एंड मोल्स पे आएगा, और वो बनेगा चार्ल्स लॉ। क्या बनेगा वो? चार्ल्स लॉ। ठीक है, एंड इसका जो तीसरा एंड आखिरी लॉ है वो कांस्टेंट प्रेशर पे एंड टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या आएगा उसके लिए? तो उसके लिए हमारे पास है
दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो वो बन जाएगा दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, ये क्या बन गया? एवोगैड्रोस लॉ। अब बच्चों अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आइडियल गैस जो होगा उसका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर एंड मोल्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वेशन बनाते हैं, कंबाइन करते हैं। देखो ये सारी चीजें वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली या इनवर्सली, तो इनकी एक कंबाइंड इक्वेशन बना सकते हैं। तो मिलेगा नाउ कंबाइनिंग द अबाव इक्वेशन, ठीक है, क्या आएगा? V is directly proportional to NT but inversely proportional to P, ठीक है, ये इक्वेशन मिला। लेकिन बच्चों हम लोग एक बात पढ़े हैं कि जब भी हमें ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन को निकालना होता है, ठीक है, तो हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रखना पड़ता है, बराबर के नहीं? प्रोपोर्शनलिटी को साइन को निकाल के इक्वल टू लगाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी रखना जरूरी है। क्या आएगा? V इज इक्वल टू आर एन टी बाई पी। फिर R क्या है? वो गैस कांस्टेंट है। R क्या आएगा? तो वो आएगा गैस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। यहां पर R क्या आ गया? तो वो गैस कांस्टेंट आया, ठीक है। अब इसको अपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, बराबर के नहीं? इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस, ये सारे गैस के लिए सेम होगा। इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस, ये सारे गैसेस के लिए सेम रहेगा, ठीक है। यस, देयरफॉर इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। देयरफॉर इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। बेसिकली आर को हमने क्या बोला? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोला, लेकिन वो क्या बन गया? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया वो, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो सारे गैस के लिए सेम ही रहता है, यानी कि उनकी वैल्यू गैस टू गैस बदलती नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये P को वहां ले जाओ, PV इक्वल टू nRT हमें मिल गया, और यही इक्वेशन जो हमें मिला है उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को क्या बोलेंगे? दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड टू बी एज अ आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। यस, इक्वेशन, अब यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन है यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन, अब देखो इसमें से अगर किसी को आर की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आप लोग को? पहले एक काम करो, इसको रीड कर लो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैं आगे आपको आर की वैल्यू के बारे में सिखाऊंगा। इसी पे से आप एक और चीज डिराइव कर सकते हो कि भाई आर जो है उसको आप क्या करोगे? सब्जेक्ट बना दे, तो आर इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी, पीवी अपॉन एनटी, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे तो ये इक्वेशन के मुताबिक आर की जो वैल्यू है वो प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली वैल्यू हो गई है, ठीक है। हाँ, इट इज डिपेंड अपॉन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मोल्स तो चलो कांस्टेंट है, तो ये जो वैल्यू है वो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, पर मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलो जल्दी, 1 minute टू गो। चलो रीड कर लिया सबने, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख देना भी सही। अब हम लोग आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग गैस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन अब गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम लोग कंडीशन क्या ले रहे हैं, तो हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन लेंगे। क्या कंडीशन लेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आर की वैल्यू उस टाइम पर, प्रेशर क्या बनेगा, तो 10⁵ पास्कल रहता है, ठीक है। और वहां पर वॉल्यूम क्या बनता है, तो 22.71 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब रहता है। ये किसकी बात है, आइडियल गैस की बात है। हम किसका आर का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, आइडियल गैस का। याद है ना, आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना रहता है एसटीपी पे, 22.7, और रियल गैस का कितना होता है 22.4। इतना फर्क रहता है उनमें। डिवाइड बाय क्या करेंगे, एनटी। अब मोल्स तो फिक्स ही रहता है, कितना लिया हमने 1 मोल। मोल यहां पर फिक्स है, दैट इज 1। और टेम्परेचर क्योंकि एसटीपी लिया है तो 273.15 केल्विन होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैल्सी से, तो वैल्यू क्या आएगा 8.314, और यूनिट क्या बनेगा पास्कल मीटर क्यूब, ठीक है। केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। पास्कल को हमने कन्वर्ट किया है बार में, तो क्या था 10⁻⁻5 होगा, तो 8.314। अब यहां पर 10⁻³ तो था ही, ठीक है। सॉरी नहीं था, हाँ। तो यहां पर क्या आएगा, दैट इज 10⁻² एंड बार लीटर पर केल्विन इंटू मोल। अब मीटर क्यूब को हमने किस में कन्वर्ट किया,
टू बी कन्वर्टेड इनटू द बेसिकली यहाँ पर मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में मेरे ख्याल से, यहाँ पर 10:3 आना चाहिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मिस्टेक है शायद तक, ठीक है, वो मैं चेक करके बता दूंगा आपको। फिर उसके बाद फाइनल आंसर क्या आएगा सॉल्व करने पर, 8.314 जूल पर केल्विन इनटू मोल, ये एग्जैक्ट आंसर है। आपको याद रखना है कि भी आर का जो वैल्यू रहता है वो 8.314 रहेगा, जूल में क्या रहेगा, जूल में वो 8.314 रहेगा। अब बच्चों यहां पर हमने क्या किया, देखो अगर कंडीशन इनिशियल एंड फाइनल होता, लाइक यहां पर हमें आर का वैल्यू मिल गया, हमें आर का वैल्यू मिल गया है, तो हमने अभी क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया, और उसके डिराइव करने के बाद हमने आर के वैल्यूज को फाइंड किया। आर के वैल्यूज को फाइंड करने के बाद एक और इक्वेशन आता है, वो है कंबाइंड गैस लॉ, वो है कंबाइंड गैस लॉ, बट उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे। ये आर की वैल्यू को याद रखना 8.314, यही वैल्यू आपको आगे आने वाले 12th के चैप्टर्स, 11th में भी थर्मोडायनामिक्स में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, और यही चैप्टर में आगे हमें इसकी वैल्यूज को काम आएगी, ठीक है। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंबाइंड गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, कंबाइंड गैस लॉ पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल्स भी है, डेल्टन्स लॉ भी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आज के लेक्चर के अंदर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर माय डियर नियर स्टूडेंट्स।